महमूदाबाद में नंदुआ और तेंदुआ दो चर्चाएं हो रही हैं और साथ ही साथ बीच बीच दृश्य आते हैं खाद की किल्लत के, और साथ ही साथ स्कूल मर्ज को लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा लगातार अपनी बात करते आए हैं। तो सब बताएं कि आखिर क्या मामला है। सबसे पहले नंदुआ की ओर जाना चाहेंगे कि नंदुआ गांव का क्या मामला है। नंदुआ प्राइमरी पाठशाला जो कि मेरे प्रयास से खोला गया था, इस विधानसभा क्षेत्र का बहुत पिछड़ा गांव है और उस गांव में 98% मल्लाह केवट समाज के लोग रहते हैं, जिसमें बहुतायत अशिक्षित लोग हैं। यह स्कूल हमारे और बड़े भाई स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रयास से खोला गया था। उस गांव को जाने की सड़क, उस गांव का विद्युतीकरण, उस गांव को जाने के लिए बीच में बकवा नाले पर पुल और उस गांव के उत्तर से पश्चिम को जाने वाली पुलिया, जो भी विकास काम नंदुआ गांव में हुए हैं वो पुल अभी तक हमारे प्रयास या महेंद्र वर्मा जी के प्रयास से हुए हैं। बाकी उस गांव में विकास के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है। अगर हो तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरे अलावा तमाम लोग यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और अन्य उसमें रहे, लेकिन अगर कोई उस गांव में विकास का काम किया हो तो कृपा करके बता दे। मैं उसको प्रणाम करूंगा, बार बार प्रणाम करूंगा, उसका सशक्त नमन बंदन करूंगा। इसमें जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग बीएसए पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग प्रधान अध्यापक पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक को जीजा और साले के नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जो पक्ष कह रहा है विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो जब मुद्दा नहीं है तो इस मामले को भी जो है बुलाने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कौन जीजा है कौन साला मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया में जिसके बहन है वो हर एक जीजा साला है जरूर। अब कौन कोई जीजा है कौन साला मुझे तो पता नहीं। जीजा साला होना कानूनन कोई अपराध नहीं, ना संवैधानिक कोई अपराध है, नंबर 1। नंबर 2, इस मामले के गुनाहगार केवल 2 लोग हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर और स्थानीय विधायक महमूदाबाद। तीसरा कोई नहीं है। स्थानीय विधायक महमूदाबाद का क्या रोल है इस पूरे प्रकरण में, क्या कुछ कहेंगे? 23 तारीख को घटना हुई। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 23 तारीख को घटना हुई, 24 स्कूल बंद रहा, 25 स्कूल बंद रहा और 26 को स्कूल खुल गया। 26 को स्कूल कैसे खुला, ये बड़ा चिंता का विषय है। गुरु और शिष्य से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदे दियो बताए। वो बच्चे क्या मांग कर रहे थे कि हमारे गुरु को लाओ, हमारे गुरु को लाओ, हमारे गुरु को लाओ। एक गुरु पहुंच गया, स्कूल खुल गया। ये नेताओं खुला नहीं स्कूल खुलेगा? नेता कोई शिक्षक है? एक गुरु पहुंच गया, स्कूल खुल गया, लेकिन पूरी उपस्थित नहीं है। जिस दिन दूसरा गुरु उनका पहुंच जाएगा तो 91 बच्चे वहां पढ़ेंगे और वो केवल गुरु नहीं है, वो लखनऊ में उस गांव के लोगों का इलाज कराते हैं। वो उन बच्चों को पेंसिल, रबड़ और न जाने कौन कौन चीजें उपलब्ध कराते हैं। और मैं आज मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बायोमेट्रिक दोनों बार होनी चाहिए। अगर बायोमेट्रिक हो रही होती तो ये घटना न होती। ये पता होता कि कौन टीचर स्कूल जा रहा कौन नहीं जा रहा, दूध का दूध और पानी पानी हो जाता। एक बात। दूसरी बात, हमारे तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, हम केवल शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑफिस को लेट लतीफ आते हैं। हर जगह बायोमेट्रिक होनी चाहिए, सुबह शाम दोनों बार होनी चाहिए, चाहे शिक्षक हो या तमाम ब्लॉक में बीडीओ है, रजिस्ट्रार है, फॉरेस्टर है, रेंजर है या सेंट्रल स्टेट के तमाम एम्प्लॉय ऐसे हैं जो नियमित समय पर अपने ऑफिस को नहीं जाते हैं, रहते घर में और हाजिरी लगाते हैं। मैं तो मांग करता हूं कि हर व्यक्ति की जो गवर्नमेंट जॉब में है या
जो जनप्रतिनिधि है, अगर उसका भी कहीं उपस्थित देने का प्रमाण होता है, जैसे हम लोग जब विधायक रहते हैं तो हम लोग भी असेंबली में अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, तो अटेंडेंस हर व्यक्ति की होनी चाहिए जो संवैधानिक पद पर है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं इसकी मांग करता हूँ। पूछेंगे फिर दो बिंदुओं पे जाएंगे कि जो विद्यालय में बच्चे नहीं जा रहे थे, पक्ष विपक्ष कसमकस उलझपन जो भी था, लेकिन इससे 3 दिन का बच्चों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में आप सिर्फ नदवा गांव ही नहीं, हर एक प्राथमिक विद्यालय या सहूलियत विद्यालय के बच्चों से क्या अपील करेंगे कि शिक्षा क्यों जरूरी है? बच्चों से, उनके अभिभावकों से अपील करेंगे कि 100% स्कूल को जावें, लेकिन जो 3000 रुपया नहाने का महीना ये बीएसए और बीएसए ले रहे हैं शिक्षकों से, कुछ शिक्षा मित्रों से 1000 रुपया महीना, और वो जो होते हैं जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक, तमाम अनुदेशक यहाँ भी नेतागिरी करते हैं, रोज सोशल लाइफ डालते हैं। एक तो यहाँ दूसरे स्कूल में सैलरी भी ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ के डिग्री कॉलेज में सैलरी भी ले रहे हैं। जब बात आएगी बड़ी दूर तक जाएगी। एक वहाँ तलवार बांट रहे हैं, वो भी अनुदेशक हैं किसी स्कूल में। जब बातें आएंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, और कोई ये न जाने कि नरेंद्र वर्मा कुछ जानते नहीं हैं। यहाँ हर पोलिंग पर, हर बूथ पर हमारे लोग हैं, और समय बड़ा बलवान होता है, कब किसको निलंबित कर दे, कब किसको बहाल कर दे, ये समय बड़ा बलवान होता है। तो आज समय है, अन्याय हो रहा है, हमारी सरकार में अन्याय नहीं होगा, हम इतना तो आश्वस्त करते हैं। लेकिन अगर किसी ने डबल सैलरी ली है तो रिकवरी हो सकती है, उसकी रिकवरी हो सकती है, 420 मुकदमा लिख सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये नियमों में है, ये नियमों का उल्लंघन नहीं है। ठीक बात है ना? अब आप आ जाइए। तो मेरी मांग है, प्रधानाचार्य पर लिखे गए मुकदमे वापस हो, बीएसए कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, और उन्होंने उसको डिलीट कर दिया तो डीबीआर उनका रिकवर किया जाए। ये साइबर क्राइम वाले उसको रिकवर कर लेंगे, और उनकी एफआईआर सुसंगत धाराओं में लिख करके जो उनकी पिटाई की गई है उनको ऊपर मुकदमा लिखा जाए, और जनपद में जो भ्रष्टाचार चल रहा है न आने का, 3000 रुपये 1000 रुपये महीना लेने का, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और वो जो क्या वो सुबह शाम बायोमेट्रिक, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि बायोमेट्रिक लागू होना चाहिए। और पता नहीं डबल इंजन सरकार इतनी क्यों डरती है, निर्णय करती भाग जाती है, निर्णय करती भाग जाती है। ये डरपोक लोग हैं, निर्णय लेते हैं और भाग जाते हैं। ठीक बात है ना? अब आ जाइए, खाद की बात आई। ए अनिल, मैं अक्सर, जरा बैनर ले आओ, अक्सर जब महंगा रहता हूँ, जब मिनिस्टर था तब भी मैं गल्ला मंडी जाता था, सुबह सब्जी लेने जाता था। मैं आज भी गल्ला मंडी गया सुबह सब्जी लेने, हजारों लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है। सब्जी के हड़तिया किसान, वहाँ गल्ला के हड़तिया और पल्लेदार, और फल के हड़तिया और फल के किसान हमको मिल जाते हैं, हमें मज़ा आता है मिलने में। कोरोना काल से लेकर के इसको भी खोल देना, कोरोना काल से लेकर के मैं लगातार चलता रहा। अभी मैं गया सब्जी लेने, मुझे लगता है शायद पिछला बुधवार या बृहस्पतिवार रहा होगा। तो हमने कहा चलो इफ्को घूमे। इफ्को का गोदाम भी मैंने स्वीकृत कराया था, इसमें भी कोई संदेह नहीं। 2016 में इफ्को की खाद की एजेंसी मैं ही लेकर आया था। तिपतिया यूपी के हेड थे, हम गन्ना मंत्री थे, तो हमसे वो मिलने आए कि सर गन्ना में आप हमारी खाद ले लीजिए इफ्को की। तो हमने कहा हम ले लेंगे। हमने आदेश किया कि सरकारी जो गन्ना के समितियां हैं उनमें इफ्को की और क्रमको की खाद खरीदी जाए, न मिलने पर प्राइवेट की ली जाए। तो हमने उनसे कहा आप हमें क्या दे रहे हो? तो हमने उनसे तुरंत यहाँ सेंटर स्वीकृत करवा लिया, और 2 किसान मेले भी लगवाए थे महंगा मंडी में और अपने 75 गाँव पोखरा कला में। अब सोचिए कितनी नीच बात की गई। हम गए इफ्को के गोदाम, तो वहाँ लोगों ने कहा महिलाएं थी और किसान थे, स्टूडेंट भी थे। तो जिन स्टूडेंट को जाना था स्कूल, वो डीएपी, इफ्को और पोटाश की लाइन लगे हुए थे।
तो उन्होंने कहा साहब वो बहुत लग रहा है वो मच्छर। तो हमने मंडी सचिव को कहा कि यहाँ पर ये सफाई क्यों नहीं है। तो बोले सफाई साहब कराई थी। हमने कहा आप घूम के देखो, तो वहाँ पूरा जंगल लगा हुआ था। खैर उसके बाद उन्होंने उस पर कीटनाशक वगैरह डलवाया, चूँकि वो किराया देते हैं उनको, इसको वाले उनको किराया देते हैं, और साथ घास वगैरह कुछ जल गई। हमने किसानों को और क्या दिक्कत है, तो बोले साहब हमको नियम से और समय से खाद मिल जाए, और यहाँ धूप बहुत है। मैं उसी दिन लखनऊ चला गया, तो मैंने अपने साथियों से कहा धूप है तो वहाँ पर एक पांडाल लगा दूँ। हमारे मित्रों ने वहाँ पर निःशुल्क पांडाल की व्यवस्था की। उसमें एक हमने बैनर लगवाया, वो बैनर आप देख लीजिए। बैनर लगा महेंद्र सिंह वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट पोखरा कला, आपके सहयोग, और जो भी उसमें लिखा होगा आपके सहयोग के लिए कुछ ऐसा लिखा है। वो विजुअल है हमारे पास जी। तो कोई समाजवादी पार्टी बैनर नहीं था। हमारे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह वर्मा जी का उसमें फोटो लगा था, मेरा फोटो था, और समाज से उत्कर्ष वर्मा का फोटो था। हम नाटक शुरू कि वहाँ पर बैनर लग गया, होल्डिंग लग गई वहाँ पर, तो हमारा सब बिगड़ा जा रहा है। सत्ता पक्ष लोग चिल्लाने लगे, अरे आप 10 बैनर लगवाइए हम स्वागत करेंगे, लाइए आपका बैनर हम लगा देंगे। आप 10 सुबह टेंट लगवाइए, आपका बैनर लाइए, आपका बैनर हम टांग देंगे। वो बैनर हटाइए, रात में बैनर चोरी कर लिया गया। वो टेंट हटवाइए, तो मैंने एसडीएम से कहा, मंडी प्रशासक एसडीएम है, बोले सर वो आपत्तियाँ आ रही कि आपने वहाँ टेंट लगवा दिया, बैनर लगवा दिया। तो मैंने कहा बैनर तो वो उसका है, ट्रस्ट का है, और वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और मैं महमूदाबाद में उस ट्रस्ट के लिए ज़मीन भी खरीदा हूँ और छात्रावास भी बनाने जा रहा हूँ, और ट्रस्ट को 80 जी की इनकम टैक्स भारत सरकार छूट भी मिली है। तो बैनर तो रात में चोरी करा लिया गया। बोले साहब वो आप वो इसको वहाँ टेंट लगाए, अपना टेंट हटा लीजिए। मैंने कहा टेंट नहीं हटाऊँगा, आपको गिराना गिरा दीजिए, फूकना आग लगाना आग लगा दीजिए, मैं टेंट नहीं हटाऊँगा। अब इसको ने टेंट लगाई है। अब मेरा सवाल ये है सरकार से कि मेरी निजी टेंट मैं किराया नहीं ले रहा हूँ, जितनी इफ्को का है, मंडी का है, मैं उतनी टेंट लगा दूंगा, मैं उसका किराया नहीं लूँगा, हमारे साथी लगा देंगे। लेकिन इफ्को ने जो किराए की टेंट ली है, इफ्को व्यापारी की प्रोडक्ट नहीं, फैक्ट्री नहीं है, इफ्को सरकारी है। जो किराया दिया जाएगा इसका जिम्मेदार कौन होगा, इफ्को जो किराया देगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वित्तीय अनियमितता है। अगर समाज सेवी लोग निःशुल्क टेंट किसानों की सहायता में लगा रहे हैं और इफ्को किराए पर टेंट लगा रहा है, तो इफ्को सरकारी संस्था के साथ ये वित्तीय अनियमितता की जा रही है। मैं लिखूंगा भारत सरकार को भी, इफ्को कंपनी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि जब निःशुल्क टेंट है तो ये कैसा किया जा रहा है। दूसरी बात हो गई, पत्र लिखा होता, न संतोष अध्यापक निलंबित किए गए होते गलत तरीके से, और न वो स्कूल में बच्चे जाना बंद करते। एक बात। दूसरी बात, ये सरकार चाहती है, सरकार में लोग बैठे चाहते हैं कि SC ST OBC और समाज का वंचित तबका पढ़ने न पावे, इसीलिए स्कूल बंद कर दिए गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो 91 बच्चे हैं, इसमें OBC 95% है और 5% हो सकता है SC बच्चे हों। इसलिए साजिशन सत्ता पक्ष में बैठे लोग चाहते थे कि ये स्कूल बंद हो जाए और SC ST OBC माइनॉरिटी का पढ़ना बंद हो जाए। अब आप आ जाइए बेसिक शिक्षा अधिकारी पर, बेल्ट पर। कौन सी परिस्थितियां थी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने महमूदाबाद की उस महिला टीचर को खैराबाद में जो परीक्षा हो रही थी उसमें अटैच किया। कुछ लोगों ने बताया कि वो लेडी टीचर प्रेग्नेंट है। अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रेग्नेंट है तो उसमें प्रेगनेंटी लीव की प्रक्रिया होगी और तमाम प्रक्रियाएं होती होंगी। मेरी खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से फ़ोन पर बात हुई थी। अगर मेरा कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए, और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला, लगभग 1 महीना पहले मैंने उनको कहा था कि नदवा के गांव के लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहाँ 3 टीचर हैं और एक टीचर वहाँ पढ़ाने नहीं आती। अगले दिन
उन मैडम टीचर का मुझे फ़ोन आ गया कि सर आप मुझसे नाराज़ हैं। मैंने कहा मैं किसी नाराज़ होता ही नहीं, अगर नाराज़गी कभी करनी होती है तो मैं अपने से खुद नाराज़ हो जाता हूँ। आखिर उन टीचर को किसने कहा कि पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा ने आपको शिकायत की है, क्योंकि मेरी बात केवल बीएसए से हुई थी। आखिर कौन सी परिस्थितियाँ आ गई कि जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर नंदवा गांव की महिला शिक्षक को उड़नदस्ता या वह इम्तहान में रखा गया। खैराबाद में अगर कोई एग्जाम होना था तो खैराबाद के आसपास की टीचर को रखा जाना चाहिए था। ये दर्शाता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की उस शिक्षक पर कोई विशेष स्नेह था, कोई विशेष कृपा थी, कोई विशेष कृपा दृष्टि थी। और आ जाइए, आखिर क्यों वहां के प्रधानाध्यापक को बार बार बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कहा गया कि वो नहीं आएंगे, अटेंडेंस आप कर दीजिए, बता दीजिए मेडिकल पर है। तो ये तो कृपा दृष्टि बेसिक शिक्षा अधिकारी की उस शिक्षिका के ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि कि आखिर कौन सी स्थिति आ रही थी कि आप अटेंडेंस लगा दीजिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानाचार्य नंदवा, सहायक अध्यापक संतोष और वहाँ की उस शिक्षिका का मोबाइल नेटवर्क निकाला जाए पिछले 1 साल का, और ये मालूम हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन ड्यूटी पर आया, कौन ड्यूटी पर नहीं आया। मोबाइल नेटवर्क से कंफर्म हो जाएगा कि कब वो गुड़ेचा नेटवर्क में थे और कब वो नेटवर्क से गायब थे। उस महिला शिक्षिका का मोबाइल नेटवर्क निकाला जाना चाहिए कि कब खैराबाद डाइट में या जहां पर आईटीएम जो परीक्षा थी, क्या उस परीक्षा में ड्यूटी में वो शामिल थी। एक बात। दूसरी बात, बेसिक शिक्षा अधिकारी का मोबाइल निकालना चाहिए और उस महिला शिक्षिका का मोबाइल निकालना चाहिए कि कितनी बार उन्होंने फ़ोन पर बात की है उस महिला शिक्षिका से, और बात करने के लिए ऑफिशियली कोई निर्देश देने का मामला था या कितनी बार बात हुई, ये 100% रिकॉर्ड में आ जाएगा। अगली बात, बेल्ट का प्रकरण। जब आदमी अपना हौसला खो देता है, अपना विवेक खो देता है, तो कुछ न कुछ करता है। मास्टर प्रधानाचार्य के द्वारा आखिर दनादन जो बेल्टों की शूटिंग हुई, वो शूटिंग करने का कारण क्या था? पहले आपने प्रधानाचार्य से 3 साल का हिसाब मांगा, फिर आपने प्रधानाचार्य से 10 साल का हिसाब मांगा, प्रधानाचार्य ने 3 साल का हिसाब आपको दे दिया, प्रधानाचार्य ने 10 साल का आपको हिसाब दे दिया। आपने कितने अन्य टीचरों से, कितने प्रधानाध्यापकों से 3 साल का और 10 साल का टीचर का कार्यकाल, हिसाब का कार्यकाल अपने कार्यकाल में मांगा है। आखिर नंदवा स्कूल ही क्यों? आखिर नंदवा स्कूल ही क्यों कि जहाँ के प्रधानाध्यापक से 3 साल का हिसाब मांगा गया, 3 साल हिसाब दे दिया, 10 साल का हिसाब आपने मांगा, उसके बाद आपने 10 साल का हिसाब दे दिया, तो आप उसको गाली गलौज पर उतर आए। जाने की स्कूल खुला केवल उनके गुरु के जाने से, और आज फिर गलत कर दिया उन्होंने। क्या गलत किया? पहले ताला तोड़कर गलती की। ताला कोई एमएलए पुलिस तोड़ने का अधिकृत नहीं है। अगर विद्यालय में ताला पड़ा हुआ था तो ताला तोड़ने के लिए या तो मजिस्ट्रेट अधिकृत था या शिक्षा विभाग के वो अधिकारी जिनके निर्देश पर ताला तोड़ा जाता। ताला तोड़ने के लिए पुलिस और एमएलए अधिकृत नहीं है। अगर कानूनन संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने स्कूल का ताला तोड़ा। एक बात, नेता की जाने से नहीं खुला, अभिनेता की जाने से नहीं खुला। खुला कैसे? उनके गुरु के जाने से। और वो यही मांग कर रहे थे कि हमारे गुरु को लाओ। एक गुरु पहुंचा, ताला खुल गया, बच्चे पहुंच गए, लेकिन पूरी उपस्थिति नहीं थी। आज 91 बच्चे नहीं थे, और बच्चे केवल उसी गांव के हैं, नंदवा और गोपालपुरवा के। बाकी बच्चे किसी गांव के नहीं। और हम शाबाशी देंगे उनके प्रिंसिपल को और उनके अध्यापक का जो स्कूल जाते थे कि एक छोटे से गांव में 91 बच्चे हैं
बड़े बड़े गाँव में 30 बच्चे 20 बच्चे स्कूल बंद हो गए और छोटे से गाँव में 91 बच्चे, इसका मतलब वो पढ़ाते थे। अब घटना के सूत्रधार दो लोग क्यों हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी और स्थानीय विधायक। जो लोग स्कूल नहीं जाते उनके खिलाफ तो पत्र लिखा नहीं गया। यहाँ पर कुछ तथाकथित शिक्षा के संगठन हैं जिनकी शिकायत पर पत्र लिखा गया कि वो स्कूल मर्जर के खिलाफ, सरकार खिलाफ बगावत कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि स्कूल मर्जर को अंधभक्तों के अलावा बाकी सभी ने विरोध किया। जो अंधभक्त थे, जो गोबर खाते हैं, जो गोबर भक्त थे, उनके अलावा उत्तर प्रदेश की जनमानस ने सरकार के स्कूल मर्जर का विरोध किया और उनके पूरे शैक्षिक संगठनों ने विरोध किया, शिक्षक ने विरोध किया स्कूल मर्जर का। अब यहाँ की एक माननीय कह रही थी कि 6-7 स्कूल बंद हुए। मैं आपको सूची दे रहा हूँ। महमूदाबाद तहसील में 27 स्कूल बंद हुए तहसील में। महमूदाबाद विधानसभा में 26 स्कूल बंद हुए, उसमें से कुछ स्कूल बाद में खुले। तो अगर स्थानीय एमएलए को ये पता नहीं है कि 6-7 स्कूल बंद हुए या 36 स्कूल बंद हुए, तो ये उनके काम की क्षमता को अपने आप दिखाता है। 36 स्कूल कौन बंद हुए? घुरेटा, बेतरा माधव, सदरावा, साहिनपुर, सोहरिया, पलिया, टेड़वा, पसदेवरी, आइबापुर, गुलामपुर, थराइतपुर, पंडितपुरवा, खाफा, महमूदाबाद, आंबा, भलवाही, देवरिया, कोठारपुरवा, लायल कला, कसियापुर, फिर देवरिया दूसरा, कंजिया, निंदनपुर, बाकरपुर, लालपुर, सटल्लापुर, बंजरवा, सुकालीपुर, अन्नीपुर, भिरवनपुरवा, मितौरा, महरौली और छतौनी के अलावा बखारी, समनापुर नवीन और मोहम्मदपुर कदीम, ये 36 स्कूल महमूदाबाद तहसील में बंद हुए थे। नंदवा स्कूल को तो लोग पहुंच गए खुलवाने, लेकिन इन 36 स्कूलों में कौन पढ़ता था? इनको खुलवाने के लिए अगर कोई गया तो नरेंद्र वर्मा और समाजवादी पार्टी के लोग गए, और सोशल वेलफेयर जो लोग काम करते वो गए। लेकिन इन मर्जर के 36 स्कूलों पर क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अदना सा कार्यकर्ता गया? एमएलए एमपी तो बात आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं गया। अब कहा जा रहा है कि 6-7 स्कूल बंद हो गए, इसमें से बहुतायत स्कूल आज भी बंद पड़े हैं। ये रही 36 स्कूलों की सूची उनके ज्ञानार्जन के लिए, जो कह रहे थे 6-7 स्कूल बंद हुए। अब आ जाइए, स्कूल बंद हो गया, खाद हो गया, और खाद मिल अब भी नहीं रही। खाद की कालाबाजारी जो जुलाई से शुरू हुई थी यूरिया की, वो डीएपी, एनपीके और पोटास पराकट टिक गई है। आलू बुवाई शुरू होने जा रही, खाद गायब। लाही बुवाई शुरू, खाद गायब। मसूर बुवाई शुरू, खाद गायब। गेहूं बुवाई शुरू, खाद गायब। अभी अक्टूबर में गन्ना की स्विमिंग होगी, खाद गायब। खाद कालाबाजारी हो रही, और इस कालाबाजारी में सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को खुला, ये चाहे तो कालाबाजारी एक में रुक सकती है। जब बाजार में महंगी खाद बिक रही है तो आपके अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी क्या कर रहा? हर ब्लॉक में आपके एडीओ एजी पोस्ट है, वो क्या कर रहे हैं? क्या कि वो लोग भांग खा के घूम रहे हैं? ये जानबूझ करके संगठित अपराध महमूदाबाद विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद और प्रदेश में हो रहा है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं निश्चित तौर पर ये चाहूँगा कि मामले में निष्पक्ष जांच हो, और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अगर गलती की है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए, और उनके द्वारा जो आय की गई है, सीतापुर का जो शोषण किया गया है, उनकी जांच की जाए, कि उनकी खुली जांच की जाए कि जो उन्होंने सीतापुर को लूटा है घसूटा है, उनकी आय से अधिक संपत्ति में उनकी जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों ने मेरी पोस्ट पर मुझे जातिवादी कहा। अगर मुझे जातिवादी कहा, मैं जातिवादी स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं स्वीकार करने में, क्योंकि वो 91 बच्चे पिछड़े वर्ग के थे। बाहर लोग जान रहे हैं कि वहाँ कुर्मी बसते हैं, वो नहीं जान रहे कि मल्लाहों का गांव है, निषादों का गांव है। वो लोग जान रहे हैं कि वहाँ कुर्मी बसे हैं, लेकिन वो मछली पैसे का काम करते हैं।
नदी से अपना व्यापार करते हैं, अशिक्षित हैं। अगर अच्छे अध्यापकों को वहाँ हटाया गया है और वहाँ की शिक्षा बाधित होगी तो इसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। स्थानीय विधायक है, उनके लगुआ लपेटुआ है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और न्यायिक जांच हो, दूध पानी पानी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह वर्मा ये जिन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी और तमाम बिंदुओं पर बात की और काफ़ी चीज़ें खुले तौर पे कह दी। इंडिया से महमूदाबाद के लिए अर्पित शुक्ला।